गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं फिर से एक बार जीएसटी के फीचर्स के बारे में। और 12 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे लास्ट वीडियो में। 13 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यस, यहाँ पर आ जाते हैं अब। नाउ थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्जामिशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जीएसटी के दायरे में जो भी गुड्स आई हैं और उसके जो सप्लायर्स हैं उनको जीएसटी भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। लेकिन उसके क्या रूल है एक बार चेक कर लेते हैं। व्हाट इज़ द एग्जामिशन लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि किस अमाउंट तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, उसके बाद ज़रूरी है, वो देख लेते हैं हम। जैसे अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, तो गुड्स में उन्होंने कितनी कैटेगरी बनाई है? 3। एक, जब गुड्स की वैल्यू 10 लाख है। 2, जब गुड्स की वैल्यू 20 लाख है। 3, जब गुड्स की वैल्यू 40 लाख है। ठीक है, 10 लाख की लिमिट जो अप्लाई होती है वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा पे होगी, राइट। दूसरी बात आ जाती है 20 लाख वाली जो लिमिट है वो लागू होती है 7 स्टेट्स पर: पुडुचेरी, तेलंगाना, नागालैंड, आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 40 लाख सभी बाकी जो भी बचे हुए स्टेट्स हैं उस पर। फिर से बताऊं, सप्लाई ऑफ गुड्स हैं सिर्फ, देयर आर 3 टाइप ऑफ लिमिट्स: 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। 10 लाख में 4 स्टेट आपके आ रहे हैं, 20 लाख में 7 स्टेट्स आ रहे हैं, बाकी के जो स्टेट्स हैं वो 40 लाख में आ जाता है। अब यहाँ आ जाते हैं, अगर आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स भी और साथ में सर्विसेज भी, ठीक है, उस केस में 2 कैटेगरी हैं, 10 और 20 की। 10 फिर से वही 4 जो हैं, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। चेक कर लीजिए, सेम ही है ना, बिल्कुल सेम है। तो 10 का तो दोनों का केस सेम है, लेकिन बाकी के सभी स्टेट्स पर 20 लाख तक का अमाउंट फिक्स है, यानी 20 लाख रुपए तक की अगर गुड्स हैं या सर्विसेज हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उससे ऊपर होता ही रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत आपको है। ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम की। कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। पहले तो कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब पता होना चाहिए। कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई होती है कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स पर जो सप्लायर्स हैं, लेकिन कुछ कंडीशन पूरी कर रहे हैं। कॉम्पोजिशन सप्लाई मतलब कर रहे हैं, तो कंपोजिशन सप्लाई का एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कुछ गुड्स मंगवाई हैं और उन गुड्स के साथ साथ उसका इंश्योरेंस भी किया गया है, यानी कि सेलर ने इंश्योरेंस करके वो गुड्स आपके पास भेजी हैं, तो आपको गुड्स के साथ साथ इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। दैट इज़ कंपोजिशन सप्लाई। नाउ, क्या आप गुड्स को इंश्योरेंस से अलग कर सकते हो? खाली इंश्योरेंस कर सकते हो भाई, किसी तो चीज़ का इंश्योरेंस करोगे ना। अगर गुड्स भेज ही नहीं रहे, सप्लाई कर ही नहीं रहे, तो इंश्योरेंस किस चीज़ का करेंगे? नहीं। इट मीन्स कि कॉम्पोजिशन सप्लाई का मतलब जब हम कंबाइन करके गुड्स और सर्विसेज को देते हैं, सप्लाई करते हैं, और जब गुड्स और सर्विसेज को अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है तो उसे हम कॉम्पोजिशन सप्लाई कहेंगे। एक वर्ड वो रहेगा, दैट इज़ मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई में ये होता है कि आप गुड्स भी और सर्विसेज भी या फिर आप ये लगा सकते हो कि चलो सर्विसेज नहीं, सॉरी, जब आप कुछ अलग अलग टाइप की गुड्स को कंबाइन कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, दिवाली के दिनों में आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े पैकेट्स आते हैं मार्केट में, गिफ्ट आइटम्स हैं। मान लीजिए एक पैकेट है जिसमें चॉकलेट भी हैं, केक्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक भी है, चिप्स भी हैं। क्या वो सारी चीज़ें अलग अलग बिक नहीं सकती? डेफिनेटली बिक सकती हैं। क्या वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं? बिल्कुल नहीं। आप उनमें से अलग अलग पैकेट निकाल के क्या बेच सकते हो? डेफिनेटली बेच सकते हो। तो वो मिक्स सप्लाई में क्या हो गया? गुड्स एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट हैं। वो एक अलग बात है कि हम उसको कंबाइन करके बेच रहे हैं, लेकिन कॉम्पोजिशन सप्लाई में गुड्स और सर्विसेज को आप अलग अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, अब तो क्लियर होगी ये बात आपको। नाउ अब चलते हैं इस पॉइंट पर। तो जो लोग कॉम्पोजिशन सप्लाई करते हैं उनके ऊपर ये स्कीम लागू हो सकती है अगर कुछ कंडीशंस हैं। मैं डायरेक्टली आपको यहीं ले जाती हूँ, बजाय इधर उधर हम ध्यान दें। सबसे पहले देखेंगे कि ऐसा मैन्युफैक्चरर जो गुड्स भी सप्लाई कर रहा है, यानी कि डीलर भी है, या तो मैन्युफैक्चरर है
या डीलर है और रेस्टोरेंट भी हो सकते हैं। अभी रेस्टोरेंट जो अल्कोहल नहीं प्रोवाइड करते, कारण क्योंकि अल्कोहल को हमने जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है इसलिए, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरर जो गुड्स भी सप्लाई कर रहे हैं प्लस साथ में कुछ ना कुछ सर्विसेज भी ऐड कर दी होंगी। वो डीलर जो गुड्स कर रहे हैं लेकिन साथ में कुछ ना कुछ सर्विसेज भी ऐड कर दी हैं। प्लस में जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, आप रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं तो आपको खाना भी दिया जाता है, प्लस में सर्विसेज भी दी जाती हैं, राइट। तो आपको वहाँ पर गुड्स भी दी जा रही हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है। इन दैट केस अगर स्टेट्स में असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है तो हमें देखना है कि हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर है, सेल है, वो 1.5 करोड़ तक है तो हम एग्जेम्प्टेड हैं, हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एग्जेम्प्टेड रहेगा, यानी रजिस्ट्रेशन जो आपका रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रही मैं, बात कर रही थी कॉम्पोजिशन स्कीम कब आपके ऊपर अप्लाई होगी। रजिस्ट्रेशन का पॉइंट तो हमारा ऊपर चला गया, ये हमने थोड़ा सा मिक्स कर दिया। अगर आप कॉम्पोजिशन सप्लाई में आ रहे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है, डीलर ऑफ गुड्स है, रेस्टोरेंट्स हैं, अगर वो इस स्टेट में है और 1.5 करोड़ से ऊपर है, इसका मतलब 1.5 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। याद करना, ले सकते हो। अगर 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं है तो ओके, चलिए जी। नेक्स्ट आ रहा है इसी में बाकी के जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। अभी हमने शायद ऊपर देखे भी थे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इसमें 75 लाख से ऊपर जाओगे तो नहीं मिलेगी ये स्कीम का बेनिफिट, उसके नीचे ही रहना पड़ेगा, आपका टर्नओवर नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस सप्लाई करने वाले हैं उनके केस में क्या करना है। के केस में एनुअल टर्नओवर जो है 50 लाख तक अगर है तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। फिर से देखें एक बार इस टेबल को। कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब समझ में आ गया। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत कुछ जीएसटी जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको एक बेनिफिट मिलता है। अभी मैं और ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी तो सारा हमारा वीडियो इसी बात पे ही बन जाएगा। मैंने आपको कॉम्पोजिशन सप्लाई का मतलब समझाया, मिक्स सप्लाई का मतलब समझाया। अभी मैं बताना चाह रही हूँ कि जो सप्लायर्स कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको कैसे मिलेगा ये बेनिफिट। अगर आप इस स्टेट में रहते हैं, ऑल स्टेट्स अदर, एक मिनट ये क्लियर नहीं कर रहा है, ऑल स्टेट्स अदर इंक्लूडेड, स्पेशल कैटेगरी को छोड़कर बाकी के जितने भी हैं ना वो सब इसमें आ जाएंगे। वहाँ पे है 1.5 करोड़ की लिमिट, 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाना है, 1.5 करोड़ तक रहना है, राइट। बाकी के स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये वाली लिमिट 75 लाख है, यानी 75 लाख से नीचे रहोगे, आपका टर्नओवर नीचे रहेगा तो आपको ये स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा, ओके। और बाकी की सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं सिर्फ इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए यहाँ पर गुड्स मेन है, यहाँ पर गुड्स मेन है, सप्लाई एक्स्ट्रा है, सर्विसेज एक्स्ट्रा है। यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में क्या है, नीचे वाले पोर्शन में सर्विस मेन है, गुड्स एक तरीके से उसके सेकंड पार्ट पे आती है, ठीक है। उस केस में 50 लाख की लिमिट है। और बाकी अगर हम डिटेल में आगे कभी जब ये इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे से इस बात को क्लियर हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 15 पॉइंट, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, एक पर्सन जो सप्लाई कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, तो आउटपुट पर जो टैक्स देगा और जो इनपुट पर टैक्स दिया गया होगा तो आउटपुट के टैक्स पर से इनपुट का टैक्स माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। मान लीजिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को 100 रुपये की चीज़ दी, ठीक है। मैं यहाँ एक एग्जांपल बल्कि ले ही लेती हूँ, आप देख सकते हो। जैसे एबीसी लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड जो रेडीमेड गारमेंट का काम करती है वो कच्चा माल मतलब पॉलिस्टर ख़रीदती है मिस्टर एक्स से, कितने रुपए का, 400 का, ठीक हो गया। आपने 400 रुपये का कच्चा माल रॉ मटेरियल ख़रीदा किसी पर्सन से, राइट, और आपने उसके ऊपर CGST पे किया 40 रुपये। फिर आपने उसको 800 रुपये में बेच दिया। 40 रुपये का तो टैक्स है, CGST है, इसको साइड पे रखो। 400 रुपये की चीज़ एक्चुअली आपने 800 में बेची है, ठीक है। अभी इस 40 रुपये की हम एडजस्टमेंट करेंगे।
तो 400 रुपये की चीज़ 800 रुपये में बेची है, तो आपने वैल्यू एडिशन क्या किया, आपने 400 रुपये का बेनिफिट अपना बनाया रखा, उसके अंदर आपने प्रोसेस किया, मैन्युफैक्चरिंग की, रेडीमेड गारमेंट बनाया, 800 रुपये में आपने टैक्स समेत उसको बेच दिया, 800 प्लस टैक्स, ठीक है। नो टैक्स समेत नहीं, मतलब इंक्लूडिंग टैक्स नहीं, 800 तो आपका में बिका, और उसके बाद 10% उसके ऊपर टैक्स भी है। 800 पर 10% आउटपुट टैक्स कितना हो गया, 80, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ क्लियर क्या है। आउटपुट टैक्स कितना पे किया आपने, 80 किया। कैसे किया, 800 पर 10%, क्योंकि जितने में चीज़ बेची उस पर 10% है। उसके बाद इनपुट टैक्स कितना दिया था, 400 पे दिया था ना, कितना दिया था, 40 रुपीज़ तो दिया था, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आउटपुट पर टैक्स हो गया 80, इनपुट पे टैक्स हो गया 40, दोनों का डिफरेंस हो गया, इट मीन्स इट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी ये क्रेडिट वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, पहले तो मैं इसका डिफरेंस देखूंगी, 40, इतने अमाउंट का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब रिलीफ मिल जाएगा टैक्स से। जो अभी आपको 80 रुपये भरना पड़ रहा है, अब वो पर्सन 80 नहीं भरेगा बल्कि वो 40 भरेगा, ठीक है। तो आप जिसको भी वो सामान सप्लाई करोगे 800 में, वो पर्सन 80 रुपीज़ का जो आउटपुट टैक्स भरने लगेगा, तो उसको कहा जाएगा कि नहीं तुमको 80 नहीं भरने हैं, तुमको 40 भरने हैं। कारण कि 40 रुपये टैक्स तो एक बंदा आपसे पहले वाला पे कर चुका है सरकार को 2 बार टैक्स क्यों दे रहे हो, है कि नहीं बार, 400 रुपये का टैक्स तो आप दे ही चुके हो ना, अब बाकी के 400 का ही तो दोगे, राइट। तो आपने जो वैल्यू एक्चुअली क्या है, ये वैल्यू एडिशन टैक्स है ये। तो जो आप वैल्यू ऐड करते हो ना, जैसे आपने 400 में 400 मिलाकर 800, तो 400 ही तो आपने वैल्यू ऐड की, उसी पे ही तो आप टैक्स देने वाले हो ना। तो आप 800 पे 10% क्यों दे रहे हो, आपको जो वैल्यू ऐड की 400 की, उस पर आपको टैक्स देना है। मेरी बात समझ में आई है आपके, ठीक है। तो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो 40 होगा। तो नए पर्सन को जो आउटपुट यानी कि जो सप्लाई ले रहा है, रिसिपिएंट है, अब जब आउटपुट का टैक्स होगा तो वो 80 की बजाय 40 लेगा और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट 40 मिलेगा। क्लियर होगी ये बात, चलिए। ये पूरा पॉइंट इसी पर बेस्ड था, और बाकायदा एक पूरा चैप्टर है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट पर, जो हम बहुत अच्छे से बाद में डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज 16 सीक्वेंस एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। अभी आपको 40 रुपये का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिला 40 का। अब उसको माइनस कहाँ से करना है, 80 में से माइनस किया ना हमने तो, वैसे देखा जाए तो। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप GST भरते हैं तो GST भी तो कई टाइप का है ना, IGST भी है, SGST भी है, CGST भी है। अब मान लो IGST मेरा 40 है, CGST मेरा 30 है, SGST मेरा कुछ और है, क्या वो 40 रुपये मैं इसमें से लेस करूँ, इसमें से करूँ, इसमें से करूँ, किस में से करूँ, वो प्रॉब्लम है। ये पॉइंट उसको लेकर बताया गया है कि भाई आपको जो ITC मिला है, अब ITC आपको IGST की वजह से मिला, वजह से का मतलब आपने IGST पहले पे किया है 40, अब आप दोबारा IGST पे करने वाले हो 80, तो लेकिन क्योंकि आप 40 पे कर चुके हो इसलिए आपको 40 का ही पे करना है, और तो क्रेडिट कितने का मिल गया, 40 का, ठीक है। अब ये जो आपको IGST की वजह से क्रेडिट मिला, उसका इस्तेमाल, मान लीजिए 3 टैक्स हैं, मान लीजिए आउटपुट टैक्स आप IGST, CGST, SGST तीनों पे करने वाले, ठीक है। 40 रुपये आप इन तीनों में से कहाँ से लेस करोगे, मैं 3 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि या तो स्टेट होगा या यूनियन टेरिटरी होगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उस 40 रुपये को आप तीनों में से कहाँ से माइनस करोगे, तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके की सीक्वेंस हो, आपने सबसे पहले हमने देखना है IGST को इम्पोर्टेंस देनी है, फिर उसके बाद देखना है CGST, और फिर देखना है SGST। मान लीजिए अभी इस IGST के साथ जैसे CGST आया, खाली CGST है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस मुझे देनी है IGST को, सेकंड देनी है CGST को। यहाँ पे आया IGST भी और SGST भी, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आप इसको दोगे, सेकंड इंपॉर्टेंस आप SGST को दोगे। आप देख सकते हो सीक्वेंस ऐसे ही बनाई गई है, मैं नहीं बना रही हूँ, ये रूल बना रहा है, ठीक है। और चौथा, अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी की वजह, मान लीजिए अब ये क्यों है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कभी आपने इनपुट पर टैक्स दिया था, वो यूनियन टेरिटरी GST था,
तो वो जो है वो आप एडजस्ट करोगे IGST और UTGST पर, तो सबसे पहले नंबर पड़ेगा, यानी फ़र्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे IGST को, सेकंड देंगे हम UTGST को। लेकिन मैं फिर से एक बात दोहराऊंगी कि जब तक आप जिन चीज़ों को प्रैक्टिकल में करके नहीं देखोगे तब तक आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा। अभी तो हम यहाँ सिर्फ एक इसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि अगर CGST दे रखा है तो CGST को आप SGST या UTGST में नहीं एडजस्ट कर सकते। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, वही सीक्वेंस है जो आपकी सीक्वेंस मैंने बताई है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, दैट इज़ 17 पॉइंट, रजिस्ट्रेशन अंडर GST। अब रजिस्ट्रेशन अंडर GST का मतलब क्या है? GST में लोगों को रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ज़रूरी है पहले देखें कि पर्सन कौन कौन से लायबल हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी बनाई है कि एक तो कोई भी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लायबल है अगर वो 10 लाख, 20 लाख और याद आ गया आपको 40 लाख की लिमिट क्रॉस करता है। तो जैसे ही लिमिट क्रॉस करेगा उसको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा भी वो पर्सन जो पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम कर रहे थे, जैसे ही GST लागू हुआ वो नए सिस्टम में आ गए। नए सिस्टम में आते ही अगर वो अपनी लिमिट से क्रॉस करते हैं देन उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफरी। हाँ जी, ट्रांसफरी कौन है? ट्रांसफरी जिसको बिज़नेस, मान लीजिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपना बिज़नेस ट्रांसफ़र कर दिया है, तो जिसको ट्रांसफ़र किया है क्या उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? डेफिनेटली करवाना पड़ेगा। अभी तो पहले ने करवा रखा था ना, ट्रांसफ़रर ने करवा रखा था। जब बिज़नेस आपके पास चला गया तो आपको भी करवाना होगा। एक यहाँ पे ट्रांसफरी किस चीज़ का है? मान लीजिए 2 बिज़नेस मर्ज हो गए हैं, तो मर्ज होने के बाद जो नया बिज़नेस क्रिएट होता है उसमें जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं उस बिज़नेस को चलाते हैं, यानी कि वो भी ट्रांसफर ही हो गए ना, क्योंकि 2 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। तो फाइनली जो एग्जिस्ट कर रहा है वो भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। लास्ट में अदर पर्सन अगर रजिस्ट्रेशन के लॉ के अकॉर्डिंगली, यानी GST के हिसाब से, GST के हिसाब से जो एक्ट है उसके हिसाब से अगर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है तो भाई आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिलिंग ऑफ रिटर्न्स। जैसे आप इनकम टैक्स में रिटर्न भरते हैं, एक स्टेटमेंट बताते हैं सरकार को कि आपका पूरे साल में कितना इनकम रहा, कहाँ से रहा। सिमिलरली आपको GST के अंतर्गत भी अपनी एक स्टेटमेंट देनी होती है सरकार को, और आपको क्लियर करना होता है कि आपको कितना GST, आपका टर्नओवर कितना था और कितना सप्लाई था, गुड्स ऑफ सर्विसेज का अमाउंट क्या था, कितना आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला, वो सारी चीज़ें। ये रिटर्न आप इस तरीके से आप देख रहे हो, फॉर्म है GSTR, यानी कि GST रिटर्न 1 2 3 4। अब ये जो 2 है ये हटा दी गई है, ठीक है। इसकी जगह नए ने स्थान ले लिया है, उसका नाम है GSTR 2A, ठीक है। सिमिलरली GSTR 3 ये भी ख़त्म कर दी गई है, इसकी जगह 3B आ चुकी है, ओके जी। और ये आप सब देख सकते हो, ये बहुत सारे हैं, 4 5 6 7 8 एंड 9 9A 9C 10 11। यहाँ अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। रीज़न ये है कि GST रिटर्न को हम GST रिटर्न के चैप्टर में ही अच्छे से करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ नाम बताना ही ज़रूरी थे, और नीचे उसने क्लियर किया है कि GST 2 और GST 3 ख़त्म हो चुकी है, उसकी जगह GSTR 2A और GSTR 3B ने उसका स्थान ले लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स और हमने GST के फीचर्स के तौर पे करवाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के फीचर्स की जानकारी लेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।